आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का तरंग प्रकृति। आइए बात करते हैं। अगर मैं बात करूं प्रकाश के बारे में, तो प्रकाश हमारे पास एक प्रकार की यानी प्रकाश किरण क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। या मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो हम प्रकाश की मदद से हमें कोई भी बिंदु दिख पाता है। जैसे मैं इस बिंदु की बात करूं, ये बिंदु हमें कैसे दिखता है, जब यहाँ प्रकाश की किरणें यहाँ से परावर्तन के पश्चात हमारे आंखों पर पड़ती है तभी हमें दिख रहा है। आइए बात करते हैं यहाँ पे प्रकाश के कुछ गुण के बारे में। जैसे हमारा क्या होता है, प्रकाश सरल रेखा में संचित होता है। अगर मैं इसके उदाहरण के बारे में बात करूं तो हमारा सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण का पड़ना, सॉरी, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण का पड़ना। अगर मैं आपको बात एक एग्जाम्पल के बारे में बात करूं तो हमारा अर्थ है, जब हमारे सन और अर्थ के बीच में कभी चंद्रमा आ जाता है तो उस रीजन में क्या होता है, अंधेरा हो जाता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ ये दर्शाता है कि सूर्य क्या है, मैंने प्रकाश की किरण हमारी किसमें होती है, सरल रेखा में गति करती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये हमारे पास एक दीवार और लाइट यहाँ से आ रही है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे अंधेरा ही रहेगा। इसका मतलब प्रकाश किरण यहाँ नहीं आ पाती। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो प्रकाश किरणें हो सरल रेखा में गति करती हैं। अब बात करते हैं अगले बारे में। अगला हमारा है निर्वात में भी प्रकाश गमन कर पाता है। तो सिंपल सी बात है कि यानी प्रकाश को गमन करने के लिए कोई द्रव्यमान की जरूरत नहीं होती है, यानी किसी द्रव्यमान माध्यम की जरूरत नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी गति करता है और प्रकाश की जो चाल होती है वो निर्वात में ही अधिकतम होती है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। सिंपल सी बात है, जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकराता है तो उसका क्या होता है, परावर्तन होता है। और ये जिस पृष्ठ से टकराता है उस पृष्ठ पे जो अभिलंब बनता है उस आपतित किरण के साथ वो क्या करता है, उतना ही अपवर्तित किरण बनता है। इस तरीके से इसका क्या होता है, परावर्तन होता है। अब बात करते हैं अगला हमारा क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। सिंपल सी बात है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो होता क्या है, प्रकाश एक माध्यम में आया और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ये हमारा अभिलंब है। ये दोनों माध्यम को अलग करने वाली जो है परत, प्रकाश को जाना ऐसे चाहिए, प्रकाश ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है। वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि अगर ये माध्यम सघन है तो ऐसे जाएगा, अगर विरल है तो ऐसे जाएगा, इसके सापेक्ष। तो इस तरीके से प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसमें जाने वाली प्रकाश की किरण की जो वेग है वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। अगर सघन माध्यम हुआ तो कम हो जाएगी, अगर विरल माध्यम हो तो उसका वेग ज़्यादा हो जाएगा। आइए बात करते हैं प्रकाश के वर्ड विक्षेपण। हमने देखा है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजारते हैं, या यहाँ देखिए, जब हम लोग श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो क्या होता है, ये अपने 7 कलरों में बदल जाता है। इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ड विक्षेपण। प्रकाश के वर्ड विक्षेपण की वजह से ही हमें इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। अब बात करते हैं प्रकाश का व्यतिकरण यानी इंटरफ्रेंस होता है। जब दो एक वर्डी एक ही तरंग वाला कला संबंध प्रकाश पुंज किसी एक जगह पे ही स्थान पर एक साथ गुजरते हैं तो उस स्थान पे कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और कुछ बिंदुओं पे प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, न्यूनतम हो जाती है। अर्थात उस स्थान पर प्रकाश की तीव्रता का पुनर्वितरण हो जाता है। इस प्रकाश की घटना में क्या बोलते हैं, व्यतिकरण कहते हैं या इंटरफेरेंस कहते हैं। यानी जब हमारे पास दो प्रकाश की किरणें कहीं एक जगह मिलती हैं तो यहाँ पे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी यानी तीव्रता वाली हमें लाइट मिले या कम मिले, दोनों मिल सकती है। इसको आगे हम लोग चल के देखेंगे भी। अब बात करते हैं प्रकाश के विवर्तन के बारे में। डिफ्रैक्शन, देखिए जब क्या होता है, जो प्रकाश का अपना तरंग दैर्ध्य होता है, अगर उतने ही तरंग दैर्ध्य का कोई द्वारक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ एक बहुत पतला ऑप्टिकल से इससे बनाया गया है, देखिए यहाँ पे आई थिंक आपको दिख रहा होगा, या तो ऐसा कर लेते हैं, इसको मैं ऊपर ही बना लेता हूँ। प्रकाश का बात करते हैं विवर्तन। विवर्तन में होता क्या है, अब मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एक बहुत छोटा सा द्वारक है, इसको ऐसे करते हैं। तो अगर आप यहाँ से, यहाँ हमारे पास एक स्क्रीन है, अगर यहाँ से प्रकाश की किरण आप निकालेंगे, देखिए क्या है, बहुत छोटा द्वारक है, यानी हम ये मानते हैं कि जो प्रकाश का वेवलेंथ है, अगर उस रेंज के आसपास ये द्वारक की लंबाई हो, लेंथ हो, तो क्या होता है, प्रकाश किरणें ऐसे भी निकल जाती हैं। यहाँ प्रकाश का क्या होता है, व्यतिकरण हो जाता है। इस तरीके से प्रकाश सिर्फ इतना होल है उतनी ही दूर नहीं दिखेगा, प्रकाश और दूर भी दिखेगा।
तो यहाँ पे देख लेते हैं, जब प्रकाश के मार्ग में कोई द्वारक यानी अपर्चर या कोई अवरोधक क्या हो आ जाता है तो वह अपने पथ से थोड़ा सा मुड़ जाता है। प्रकाश के मुड़ने की घटना को क्या बोलते हैं? विवर्तन बोलते हैं। पर ध्यान रखिएगा, अगर हमारा द्वारक बहुत बड़ा हो तो यहाँ प्रकाश किरण आए तो ऐसा कुछ नहीं होता, फिर आपका वहीं इस उतना ही जगह आपको वाइट दिखेगा। चलिए आगे बात करते हैं प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। यानी हमें पता है कि प्रकाश क्या होते हैं? प्रकाश हमारा वैद्युत चुंबकीय तरंगों के फॉर्म में चलता है। यानी अगर मैं बात करूं तो अगर प्रकाश हमारा इस दिशा में गति कर रहा है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझा भी दे रहा हूं। अगर प्रकाश हमारा इस दिशा में गति कर रहा है इस दिशा में, तो होता क्या है, इसके साथ साथ वैद्युत क्षेत्र इस तरीके से और इसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से, यानी प्रकाश की गतिमान दिशा के लंबवत गति करते हैं। यहाँ पे मैं आपको इसको एक बार डिटेल में बना भी दे रहा हूं। यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारा हो गया चुंबकीय क्षेत्र, हो गया ये वाला कलर। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे ना वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और जो प्रकाश की गति की दिशा है, तीनों आपस में क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। इस तरीके से प्रकाश गति करता है। अगर इधर गति कर रहा है v स्पीड से, तो होगा क्या कि इसके साथ वैद्युत क्षेत्र भी, वैद्युत इधर और चुंबकीय क्षेत्र इधर, यानी v क्रॉस v। अगर मैं बात करूं यहाँ पे दिशा क्या होगी, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र हो गया, इधर हमारा हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र, और जो b क्रॉस b होता है, जो b क्रॉस b की दिशा होती है वो क्या होती है? वो प्रकाश की दिशा होती है। अब बात करते हैं, ये तो हमारा प्रकाश का ध्रुवण हो गया। अब यहाँ पे देखिए, बात करते हैं, यहाँ एक काम समझ लीजिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बात करूँ, प्रकाश की तरंग अनुप्रस्थ तरंगे हैं, जिसमें वैद्युत सदिश E और चुंबकीय क्षेत्र सदिश क्या होता है हमारा B, कंपन एक दूसरे के लंबवत करें, जो मैंने दिखाया है। आप विद्युत सदिश E को संचरण सदिश मानते हैं यदि E सदिश का कंपन एक तल में हो, किसी एक तल में, ध्यान रखिए, एक तल में सीमित कर दिया जाए तो इस प्रकार के ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। प्रकाश का गुण क्या होता है? ध्रुवण होता है। यानी क्या होगा हमारा, ये जो हमारा वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र है ना, ये जैसे प्रकाश की किरण आगे बढ़ती है वो इस तरीके से होते रहते हैं, पर लंबवत रहते हैं। यानी अगर मैं बात करूं, अगर प्रकाश इस दिशा में गति कर रहा है तो हमारे पास जो अध्रुवित प्रकाश किरणें होती हैं वो हर एक दिशा में होती हैं। अगर हम किसी एक तल में इसको सीमित कर दें, इस गुण को क्या बोलते हैं? ध्रुवण बोलते हैं। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। अब बात करें प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। हम सबको पता है कि जब प्रकाश किसी मेटल पे आगे बढ़ता है तो ये क्या करता है, उस मेटल के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसको ऊर्जा देके वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं? प्रकाश का विद्युत प्रभाव। पर ध्यान रखिएगा, प्रकाश का विद्युत प्रभाव है वो प्रकाश के कण प्रकृति से ही एक्सप्लेन होता है। अब बात करते हैं, जिस प्रकाश की आवृत्ति जो होती है ना, वो 10⁻14 हर्ट्ज से 10⁻16 हर्ट्ज होती है। इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं, जो इनका वेवलेंथ होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। आइए आगे बात करते हैं, प्रकाश की ऊर्जा जो है ना वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है। अब प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। विरल माध्यम में वेग अधिक तथा सघन माध्यम में वेग कम। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब बात करते हैं न्यूटन की कणिकावाद का सिद्धांत। न्यूटन ने सिंपल सी बात बोली। न्यूटन ने बोली कि जो हमारा प्रकाश किरण, मान लो ये सोर्स है, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, ठीक है ना, ये बल्ब है, तो जो भी प्रकाश की किरण यहाँ से निकल रही है वो बहुत सारे छोटे छोटे कण से मिलकर बनी होती है, क्योंकि ये सबसे पहले का सिद्धांत था। तो यानी इन्होंने बोला कि सोचिए 1675 ईस्वी की बात है। इन्होंने बोला कि प्रकाश की जो रचना है वो असंख्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक प्रकाश स्रोत इन कणिकाओं को उत्सर्जित करता है, अर्थात ये अति सूक्ष्म कणों के रूप में संचरित होता है। यानी प्रकाश हमारा छोटे छोटे टुकड़ों, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। अब यहाँ देखिए, कोई वस्तु हमें तभी दिखाई देता है जब
कणिकाएं उस वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों पे पड़े। तीसरा उन्होंने बोला कि प्रकाश कणिकाओं में ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में होती हैं। अब ध्यान रखने वाली बात है अगला हमारा, उन्होंने बोला कि कणिकाएं किसी समांग माध्यम में, यानी अगर एक जो माध्यम हो समांग हो, एक ही जैसा हो, तो वहां प्रकाश काल क्या होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला हमारा है प्रकाश 7 रंगों का जो मिश्रण होता है, यानी जो हम लोग पढ़ रहे थे ना डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो 7 अलग अलग कलर में डिवाइड हो जाता है। इन्होंने बोला कि इसलिए डिवाइड हो जाता है क्योंकि उन्होंने बोला कि जो हमारे पास अलग अलग कलर के ना जो कण हमारे पास है ना, जो कण निकलता है उसकी अलग अलग साइज होती है। न्यूटन ने बोला है, ये गलत भी है, वो आगे बात करेंगे हम लोग, उन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब उन्होंने बोला कि प्रत्येक रंग के प्रकाश कणिकाओं का आकार भिन्न भिन्न होता है। अब यहाँ समझिएगा, यह सिद्धांत प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि की व्याख्या करने में असफल रहा। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के सघन माध्यम में वेग विरल माध्यम से अधिक होना चाहिए, जो प्रायोगिक प्रमाणों के विपरीत था। यानी इनका मानना है कि सघन माध्यम में जो है ना प्रकाश की जो वेग होती है वो विरल माध्यम से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे फेल हो गए, और इन्होंने ये भी हम बहुत ही गलत एक्सप्लेन किया था इस चीज़ को, इसलिए इनकी जो है इनको मान्यता नहीं मिली। फिर हाइगन्स की बात आई, हाइगन्स का तरंग सिद्धांत। अब यहाँ पे हाइगन्स ने बोला कि प्रकाश सिंपल सी बात है तरंग है, कण नहीं है। इन्होंने क्या बोला कि प्रकाश की तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन हॉलैंड के वैज्ञानिक हाइगन्स ने सन 1678 में किया है। अब बहुत पहले की बात है ये सब, आज हम लोग कहाँ पे पहुँच गए हैं। तो आइए देखिए, अब भी प्रकाश को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं, बट ये है कि हम लोगों ने अभी के टाइम की अगर बात की जाए तो प्रकाश में बहुत कुछ समझ लिया प्रकाश के बारे में, और उसका उपयोग भी करते हैं। आइए बात करते हैं। हाइगन्स के अनुसार प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, तरंग के रूप में चलता है, यानी हमारा प्रकाश कैसा चलता है, तरंग के रूप में। अब यहां समझिए उन्होंने उसके बाद क्या बोला, क्योंकि इन्होंने ही दिया सिद्धांत तो हम इनकी बात ही करेंगे अभी। प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती हैं। चूंकि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अतः हाइगन्स ने एक बताया कि जो पूरा हमारा इन्वायरमेंट है ना वो बना हुआ है एक माध्यम से, जिसको बोला जाता है ईथर माध्यम, यानी सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की। इस काल्पनिक माध्यम के लिए यह माना कि यह भारहीन तथा सभी पदार्थों में प्रवेश कर सकता है, और प्रकाश तरंग की संचरण के लिए आवश्यक सभी गुण होते हैं। उदाहरण के लिए प्रकाश की अति तीव्र चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलता है। इन्होंने बोला कि जो हम लोग अभी निर्वात के बारे में बात करते हैं, उन्होंने कहा सर्वव्यापी हर एक जगह क्या होता है, एक माध्यम होता है ईथर, जो प्रकाश की तरंग प्रकृति के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होता है। आगे बात करते हैं। इन्होंने हाइगन्स ने क्या बोला, एक और सिद्धांत दिया जिसके बारे में उन्होंने बोला वेवफ्रंट, यानी तरंगार्घ। इन्होंने बोला कि किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाले सभी कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को तरंगार्घ कहा जाता है। किसी तरंगार्घ के अभिलंबवत खींची गई रेखा तरंग संचरण की दिशा को व्यक्त करता है। तो यार अब बात करते हैं, हमारे पास 3 प्रकार के इन्होंने क्या दिया, तरंगार्घ के बारे में बात किया। पहला हमारा गोली तरंगार्घ होता क्या है, देखिए अब हमारे पास एक सोर्स से प्रकाश किरण, यहाँ से प्रकाश किरण निकल रहा है। अब होगा क्या, प्रकाश किरण सभी दिशा में निकलेगी, ये 3D में निकलेगी, हम 3D में दिखा नहीं रहे, पर ये जो हमारा है 3D में निकलेगी। अब होगा क्या, इनके अनुसार कि जो हमारा वेवफ्रंट यानी तरंगार्घ जो बनता है वो कैसे बनता है, जैसे क्या है कि जो प्रकाश की किरण निकल रही है हमारे पास तरंगार्घ ऐसा होगा, इस तरंगार्घ के लंबवत जो भी निकल रही है वो प्रकाश की किरण है। यहाँ देखिए, अब मैं इनको थोड़ा बना के एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अब होगा क्या समझिए, अगर जब यहाँ जलना शुरू हुआ तो टी टाइम में एक पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएगा, दूसरा भी यहाँ पहुँच जाएगा, तीसरा यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि दूरी समान है। तो यहाँ बन रहा है एक गोली वेवफ्रंट, यानी जो प्रकाश का गमन है ना इस तरंगार्घ के क्या होगा, लंबवत होगा, इस तरंगार्घ के लंबवत होगा, इन्होंने बोला। और इस तरीके से हमारे पास अगर कोई बिंदु सोर्स हो तो उसके लिए कैसे बनेगा, गोली तरंगार्घ बनेगा, क्योंकि जो प्रकाश का संचरण है ना वो इस तरीके से हर एक दिशा में होगा। तो इस प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत जो हमारा बनेगा एक काल्पनिक पृष्ठ, इसको हम लोग बोलेंगे तरंगार्घ।
तो हमारा ये हो गया गोलीय तरंगार्ग। प्रकाश हमारा ऐसे गति कर रहा है, ऐसे गति कर रहा है हर एक दिशा में। अब बात करते हैं समतल तरंगार्ग। समतल के बारे में बात करते हैं। अगर हमारे पास प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गति कर रही है, यानी मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूँ, ऐसा हमारे पास कोई अनंत सोर्स, एक मिनट, अगर प्रकाश हमारा कुछ इस तरीके से गति कर रहा है, इस तरीके से प्रकाश हमारा गति कर रहा है, यानी एक ऐसे सोर्स है अनंत वाला जहां से प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर क्या है गति कर रही है। इस तरीके से हमारे पास जो प्रकाश की किरणें हैं कुछ इस तरीके की हैं। तो यहां पे ध्यान रखने वाली बात है कि इसके यहां देखिए, ये तो थोड़ा सा बन नहीं पा रहा है, बट एक काम करते हैं ना, हम खुद ही दूसरे कलर भी यूज करके बना लेते हैं। अब देखिए प्रकाश की किरण इस तरीके से चल रही हैं। मानते हैं कि यहां से चलना शुरू हुआ है, एक्स टाइम बाद या टी टाइम बाद प्रकाश यहां पहुंचे सारे। तो यहां के यानी इस प्रकाश किरण के जो लंबवत, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूं, इस प्रकाश किरण के लंबवत जो पृष्ठ होगा वही क्या होगा हमारा, इसका तरंगार्ग होगा। ये हमारा हो गया तरंगार्ग। इस तरीके से हमारे पास क्या बनेंगे, तरंगार्ग बनेंगे। अब देखिए जो सभी तरंगार्ग हैं वो क्या हैं, वो इस प्रकाश के गति की दिशा के लंबवत है, यहाँ पे इसके लंबवत है। तो इस तरीके के जो हमारे पास तरंगार्ग होंगे वो क्या होंगे, समतल तरंग, क्या बोलेंगे, समतल तरंगार्ग। यानी यहां समझने वाली बात है कि जो भी प्रकाश की किरणें यहां से निकल रही हैं उसके जो लंबवत तल होगा वो क्या होगा, तरंगार्ग ही होगा उसका। तो हमारे पास अगर कोई समांतर प्रकाश किरणें जा रहे हैं तो उसके लिए जो तरंगार्ग बनेगा वो कैसे बनेगा हमारा, वो हमारा प्लेन यानी समतल तरंगार्ग बनेगा। तीसरे के बारे में बात करते हैं, बेलनाकार तरंगार्ग। अब देखिए अगर हमारे पास कोई इस तरीके के सोर्स है लाइट का, यहाँ पे चलिए ऐसे नॉर्मल यूज कर ले रहा हूँ इस चीज को, हमारे पास इस तरीके का कोई सोर्स है, चलिए इस तरीके का सोर्स है, यहां से हमारे पास प्रकाश किरण निकल रही है। तो क्या होगा, अगर मैं बात करूं यहां से जो प्रकाश की किरण निकलेंगी तो कैसे निकलेंगी, तो कुछ इस तरीके से निकलेंगी, ऐसे निकलेंगे, वो हर एक दिशा में निकलेंगे। हम तो सिर्फ बना रहे हैं ना, इस प्लेन में ही बना पा रहे हैं, पर निकलेंगे तो हर एक दिशा में। इसको मैं इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो यहां से प्रकाश किरणें निकलेंगे, वो इधर भी निकलेंगे, इधर भी निकलेंगे, इधर भी निकलेंगे, इधर भी निकलेंगे। अगर मैं बात करूं किसी टी टाइम में कहां पहुंचेगा, अगर ये प्रकाश यहां पहुंचा तो इसका वाला यहां पहुंचेगा, ये वाला यहां पहुंचेगा, ये वाला यहां पहुंचेगा, यहाँ यहाँ यहाँ, इधर ये यहाँ पहुंचेगा, इस तरीके से टी टाइम में यहाँ पहुंचेगा। तो इसका जो तरंगार्ग पृष्ठ होगा वो कैसा होगा, इसका तरंगार्ग पृष्ठ कैसा होगा हमारा, बेलनाकार होगा, क्योंकि इसी बेलनाकार के लंबवत क्या होंगे, प्रकाश किरणें निकलेंगी। सोचिए इस प्रकार हमारे पास 3 प्रकार के तरंगार्ग होते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो हर एक दिशा में क्या होंगे, प्रकाश किरणें निकलेंगी। इसके लंबवत जो पृष्ठ होगा हमारे पास वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा बेलनाकार तरंगार्ग। अब हम बात करते हैं कि तरंगार्ग की त्रिज्या, तीव्रता और आयाम में संबंध। ध्यान रखिएगा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रकाश के तरंग प्रकृति के, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी तीव्रता भी होगी और आयाम भी होगा, एम्पलीट्यूड। अगर हमारे पास कोई बिंदु आवेश है तो उसे जो तीव्रता होगी ना, आई जो होगा 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती, यानी r² का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। पर यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो हमारा एम्पलीट्यूड यानी आयाम होता है वो क्या होता है, एक्चुअली वो प्रोपोर्शनल टू होता है √i, यानी यहाँ से हमारा क्या आएगा, आयाम जो है प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1/r के। अब बात करते हैं हमारे पास अगर बेलनाकार तरंगार्ग है और जो हमारा सोर्स है, प्रकाश सोर्स कुछ ऐसा है, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए जो हमारे पास तीव्रता है वो 1/r के प्रोपोर्शनल है और एम्पलीट्यूड क्या है 1/r के। अब इसका मतलब क्या है कि अगर जैसे भी r बढ़ेगा हमारा इंटेंसिटी क्या होगा, घटेगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे समतल के लिए। समतल के लिए क्या होता है, ध्यान रखिएगा, समतल पृष्ठ के लिए जो हमारा यहाँ पे इंटेंसिटी होगा वो समान होगा हर जगह।
इंटेंसिटी हर जगह समान होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे r की पावर 0 होगी और हमारा आयाम भी क्या होगा, r की पावर 0, यानी हर जगह क्या होगी, इंटेंसिटी यानी तीव्रता समान होगी और उसका आयाम भी समान होगा। आइए आगे बढ़ते, बात करते हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। अब यहाँ समझिए इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बहुत, इनकी सारी बातें हम लोग एक बार पढ़ के ही उसको एक्सप्लेन करते हैं। इन्होंने बोला कि हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंग के संचरण से संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंग उत्सर्जित होता है तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम का वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो तरंगार कहलाता है। यदि तरंगार स्रोत बिंदुवत है तो गोली तरंगार होता है। स्रोत के बहुत अधिक दूरी पर तरंगार लगभग समतल हो जाता है। अब उसको उन्होंने क्या बोला, थर्ड की बात करते हैं इन्होंने, इसमें सेकंड के बारे में बात करते हैं। उन्होंने बोला जो हमारे पास तरंगार पर स्थित माध्यम के कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, जिसमें नई तरंग सभी दिशाओं में निकलती है। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगे यानी सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं। ये सभी माध्यम में प्रकाशिक तरंगों की चाल से आगे बढ़ते हैं। अब ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। उन्होंने क्या बोला, यदि किसी क्षण आगे बढ़ते हुए इस द्वितीयक तरंगिकाओं का आवरण अर्थात इन्हें स्पर्श करने वाले पृष्ठ खींचे तो वह पृष्ठ आवरण उस क्षण तरंगार की स्थिति को प्रदर्शित करता है। जैसे कि मैं बात करता हूं यहाँ पे देखिए आप, इस तरीके से बहुत सिंपल सी बात इन्होंने बोला, जैसे कि ये हमारे पास सोर्स है, अगर बिंदु आवेश है तो हम सबको पता है तो हमारे पास जो तरंगार बने कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अब यहां देखिए, यहां प्रकाश किरण ऐसे निकलेंगे जो हमने माना है, प्रकाश तरंगार के लंबवत प्रकाश किरण निकलेंगी। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो प्रकाश की किरणें यहां पे जो मिली, अब क्या होगा, यहां से दूसरा तरंगार उत्पन्न होगा एक और, ये भी क्या करेगा, बिंदु आवेश तरह, बिंदु सूर्य तरह काम करेगा। ये हमारे क्या होगा, सेकेंडरी वेवलेट। अब इसके भी क्या होंगे, हर एक पार्ट अपना वेवलेट जनरेट करेंगे। इस तरीके से हमारे पास प्रकाश का गमन होता है। आइए आगे बात करते हैं, सफलताओं के बारे में बात करते हैं। तो हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश परिघटनाओं के समुचित व्याख्या की जा सकती है, जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन नियम आदि। ये जो है इनकी सहायता से इनका वो किया गया है। अगर मैं बात करूं विफलताओं के बारे में, तो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की विफलताएं निम्न प्रकार से हैं। जैसे समझो, पहले तो उन्होंने क्या बोला, जो ईथर का बात कर दिया वो भी गलत था। तो हाइगेंस यह नहीं समझा सके कि द्वितीयक तरंगिकाओं से अग्र दिशा में ही तरंगार्ग क्यों बनता है, पश्चिम दिशा में क्यों नहीं। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंग के अनुदैर्घ्य माना गया, जिसके कारण प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं की जा सकती, परंतु बाद में प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंगे मानकर ध्रुवण की व्याख्या की जा सकती है। यहाँ अनुदैर्घ्य की बात हो रही है और यहाँ पे अनुप्रस्थ की बात हो रही है। अगर बात करता हूं, अब इसके बाद जो हमारा थर्ड है, क्या है, माइकलसन मुरले ने अपने प्रयोग में काल्पनिक माध्यम ईथर की उपस्थिति को प्रमाणित नहीं माना। अब बात करते हैं, इस सिद्धांत में प्रकाश, विद्युत प्रभाव आदि की व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि प्रकाश, विद्युत प्रभाव हमारा क्या होता है, प्रकाश के कण प्रकृति से ही एक्सप्लेन हो पाता है। आइए अब बात करते हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों का परावर्तन की व्याख्या। अब बात करते हैं, जब प्रकाश किसी एक माध्यम में किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती है, तो हाइगेंस ने ये बोला कि जब उसी माध्यम में वापस आती है तो उसके तरंगदैर्घ्य और उसकी आवृत्ति में, चाल, तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब उन्होंने एक इस तरीके से इसको एक्सप्लेन भी किया और उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो प्रकाश का आपतित किरण है वो परावर्तित किरण के बराबर होता है। अब बात करते हैं, जो हमारा इन्होंने इसी द्वितीयक यानी हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंग का अपवर्तन की व्याख्या उन्होंने कैसे किया। सिंपल सी बात है, उन्होंने क्या किया, प्रकाश की किरण डाली और उन्होंने बोला कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है
प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का जो पहले माध्यम में तरंग दैर्ध्य है दूसरे माध्यम में बदल जाता है। इसकी चाल जो पहले माध्यम में दूसरे माध्यम में चाल इसका बदल जाता है, पर आवृत्ति समान रहती है। आवृत्ति समान रहती है, यही कारण है कि ये अपने जिस दिशा में जा रही थी प्रकाश उससे विचलित हो जाती है। अब बात करते हैं कि जब कोई प्रकाश तरंग एक समान माध्यम से दूसरे समान माध्यम में प्रवेश करती है तो माध्यम के सीमांत या पृथक्कृत पृष्ठ पर अपने मार्ग से मुड़ जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अपवर्तन में तरंग की चाल व तरंग दैर्ध्य दोनों बदल जाती है परंतु आवृत्ति नहीं बदलती है। अब बात करते हैं समतल तरंगार के लिए प्रिज्म लेंस तथा गोली दर्पण का व्यवहार। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला हमारा है कि हमारे पास एक सोर्स है जहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है। बात करें जो हमारे पास ये लेंस है ना, सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक प्रिज्म है, उसका व्यवहार कैसा होगा आइए समझते हैं। इसको मैं यहाँ पे इस चीज को समझा दे रहा हूँ। ये हमारे पास क्या है, प्रकाश किरणें कुछ ऐसे आ रही हैं, या इससे बेहतर है कि हम इसको कुछ इस तरीके से लें। प्रकाश की किरणें समांतर आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है हमारा, मेरे पास यहाँ पे एक प्रिज्म है। अब होगा क्या, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं दो ही चीज दिखा सकता हूँ। अब होगा क्या, जो हमारे पास प्रकाश की किरण आ रही है वो ए से यहां से बढ़ेंगे आगे, फिर होगा क्या, ए तो क्या करेंगी, ये आगे बढ़ेंगे और मुड़ जाएंगे। और यहाँ पे भी क्या होगी, अगर मैं बात करूं ओवरऑल तो ये भी क्या होगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा ना, इसको मैं हटा ही दे रहा हूं, दोबारा कर लेते हैं। यहां हमारे पास प्रकाश की किरण आ रही है ऐसे, इस तरह से हमारे पास प्रकाश की किरण आई, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, यहां हमारे पास क्या है, एक प्रिज्म है। प्रिज्म को मैं व्हाइट कलर से ले रहा हूं, व्हाइट कलर। इस तरीके से हमारे पास प्रकाश की किरण आई, यहां पे आई, होगा क्या, ये कलर में वही ले रहा हूं, थोड़ा सा अच्छा भी दिख रहा था। प्रकाश किरण यहां पे आई, अब इसका क्या हुआ, विचलन हुआ। अब यहां भी क्या होगा, इसका भी क्या होगा, हमारा बात करूं विचलन होगा। मैं इसको एग्जैक्ट नहीं दिखा रहा हूं, बट आप समझिए, अगर ये समांतर प्रकाश की किरण आ रही तो हमारे पास समतल तरंगार्घ मिल रहे थे, पर यहां पे क्या होंगे, इसके पश्चात भी क्या होंगे, हमें समतल तरंगार्घ ही मिल रहे हैं। देखिए अब बात करते हैं लेंस का व्यवहार। अब बात करते हैं लेंस के व्यवहार के बारे में। तो हमारे अगर ये लेंस है, देखिए यहाँ पे हमारे पास एक उत्तल लेंस है, तो यहाँ से जो प्रकाश किरण आएगी है समांतर। अभी क्या है हमारे पास, अगर अभी के बारे में बात करूं तो अभी तुम्हारे पास यहाँ पे जो समांतर प्रकाश किरण आ रही हैं वो क्या होगा हमारा, उसके लिए तो हमारा जो तरंगार्घ होगा वो समतल होगा, बट अपवर्तन के पश्चात क्या होंगी, ये जगह कहीं मिलेंगी। अब क्या होगा, अब जो हमारे पास तरंगार्घ बनेंगे वो कैसे बनेंगे, वो इस तरीके के बनेंगे, यानी हमारे पास गोला। तभी तो ये क्या होंगे, इसके लंबवत, प्रकाश की किरण के लंबवत बनाना है तो हमें ऐसे तो बनाना पड़ेगा, तो यानी इस तरीके के हमारे पास क्या बनेंगे, गोली तरंगार्घ बन जाएंगे। अब बात करते हैं गोली दर्पण का व्यवहार। गोली दर्पण के व्यवहार के बारे में बात करते हैं। ये हमारे पास क्या है, अवतल लेंस है। यहां से हमारा क्या है, ये तो हमारा हो गया, ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष। अब यहां देखिए, देखने वाली बात यह है, जो भी प्रकाश की किरण इसके समांतर आए, मान लो 2 प्रकाश किरण मैं ले रहा हूं, अब अपवर्तन के पश्चात कहां से जाएंगे, ये होंगे मुख्य फोकस से होके जाएंगे। अब यहां समझिए, यहां तो हमारा जो प्रकाश की किरणें ऐसे जा रही थी, तो इसके लिए क्या होगा, आपतित किरणों का जो वेव फ्रंट होगा, यानी हमारा तरंगार्घ वो क्या होगा, वो हमारा समतल होगा। बट अपवर्तन के पश्चात अगर प्रकाश किरणें ऐसे आ रही हैं तो इनके लिए जो हमारा तरंगार्घ बनेगा कैसे बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ताकि इस प्रकाश किरणों की क्या हो, लंबवत हो। तो लंबवत होगा तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, यानी गोली तरंगार्घ बनेगा। अब आगे बात करते हैं हम लोग अपने अगले आर्टिकल के बारे में, प्रकाशिक पथ यानी ऑप्टिकल पाथ के बारे में बात करेंगे। यहां देखिए, यहां पे दिया गया है, इसको समझने के हमारे पास कई तरीके हैं। मैं इसको डिटेल में 2 बार एक्सप्लेन कर दूंगा। एक बार इनका लिखा हुआ, प्रकाश किरण जितने समय में n अपवर्तनांक वाले माध्यम की दूरी d दूरी तय करती है,
वह उतने ही समय में निर्वात में क्या करेगी, एन डी दूरी तय कर लेगी। यह दूरी प्रकाशिक पथ कहलाती है। माना कि अपूर्णांक n वाले माध्यम में प्रकाश किरण की चाल v है, तो तब तरंग सिद्धांत के अनुसार v इक्वल टू क्या होगा, c/n होगा। और फिर क्या निर्वात में प्रकाश की चाल है, किसी माध्यम में d दूरी तय करने में प्रकाश किरण द्वारा लिया गया समय क्या होगा, t इक्वल टू d/v होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा d/v, यहाँ क्या लिखेंगे, c/n लिखेंगे, तो यानी हो जाएगा t हमारा क्या हो गया, n d/c। तो यानी इतने समय में t में प्रकाश किरण द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी क्या होगी, ct होगी। तो ct क्या होगा हमारा, nd की टाइम हो जाएगा। यानी इस प्रकार से हमारा स्पष्ट हुआ कि अगर n अपूर्णांक में d दूरी तय कर रहा है तो निर्वात में क्या करेगा, nd दूरी तय करेगा। अब यहाँ पे अब इसी चीज को मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन करते रहूं। यहाँ देखिए, अब इसी चीज को मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन करते रहूं बहुत सिंपल तरीके से। चलिए मैं बात करता हूं। हमारे पास यह निर्वात, यहाँ पे प्रकाश की चाल t टाइम में कहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ गई, कितनी गई, ct। ये हमारा हो गया डिस्टेंस d। चलिए मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बोल रहा हूँ इसी चीज को। अगर t टाइम में क्या हुआ, प्रकाश कहाँ चला, ct दूर चला। अब यहाँ देखिएगा, अगर मैं बात करूँ हमारे पास एक माध्यम है, उसी चीज को मैं बस दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमारे पास एक माध्यम, अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ जो प्रकाश चली, यहाँ से यहाँ तक चला कितना, d डैश चला, किसमें, एक माध्यम है जिसका अपूर्णांक क्या है, n है। तो यहाँ जो इसकी स्पीड होगी क्या होगी, v होगी। तो vt डिस्टेंस चला, जो हमारा d डैश हुआ, d डैश हमारा क्या हुआ, vt हुआ। अब देखिए v डैश हमारा किसके बराबर होगा, v मतलब क्या हो गया हमारा, अब जो हमारा प्रकाश की चाल होगी किसी माध्यम में क्या होगा, c/n होगा। रखते हैं c/n इंटू क्या, t। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा v डैश आया है वो क्या हो गया, यहाँ तो v डैश हमारा c/n होगा ना। अगर मैं बात करूँ ये d डैश के बारे में बात करूँ, d डैश क्या होगा हमारा, vt होगा। v क्या है हमारा, v हमारा अभी आया है c/n इंटू t। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया हमारा, ct/n, ct मतलब क्या हो गया, d/n। यानी जो हमारा किसी माध्यम में जो दूरी चलेगा और वो निर्वात में जो दूरी चलेगा उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। अगर इसमें d चल रहा है तो जिस माध्यम में एक गति कर रहा है उतने ही टाइम में कितना दूरी चलेगा, d/n। या दूसरे शब्दों में बोलूं, जो हमारा d है ना वो क्या है, n d डैश के बराबर है। देखिए यहाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रकाश के एक माध्यम में दूसरे माध्यम में जाने पर तरंगदैर्घ्य का प्रभाव। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूं जो हमारी आवृत्ति होती है क्या होती है, वो होती है, हमेशा ध्यान रखिए, वो होती है प्रकाश की चाल अपान तरंगदैर्घ्य। अगर मैं बात करूं कहीं, यहाँ देखिए हम दो माध्यम के बारे में बात करें, एक निर्वात और एक माध्यम n के बारे में बात करें। यहाँ से अगर प्रकाश किरण आई इसकी आवृत्ति न्यू हुई, तो यहाँ पे जब गई तो उसकी आवृत्ति क्या होगी, वही न्यू होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, c/λ होगा। पर यहाँ पे क्या होगी, आवृत्ति बदल जाए, यहाँ पे आवृत्ति तो वही रहेगी, आवृत्ति तो न्यू ही रहेगी, पर यहाँ पे v बदलेगा, वेग और लेमडा बदलेगा, तो क्या होगा, v/λ डैश। अब यहाँ देखिए v/λ डैश क्या होगा हमारा, c/λ। हमें पता है v हमारा क्या होगा, c/n हो जाएगा। c/n अगर इसका अपूर्णांक n है, अब इंटू लेमडा डैश इक्वल टू क्या होगा, c/λ। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, लेमडा डैश क्या आ गया हमारा, λ/n। तो यानी हमारा तरंगदैर्घ्य भी बदल जाता है। ओके, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है।